नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल के अनुसार महाराष्ट्र में मुकाबला टक्कर का होगा। सर्वे के अनुसार बीजेपी को 22 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। अजित पवार की एनसीपी को 2 सीटें मिलने की उम्मीद बताई गई है। इसलिए एनडीए की कुल 48 सीटों में से 28 का आंकड़ा छूने की संभावना बताई गई है। इसके इतर इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस को 9 सीट मिल सकती हैं, एनसीपी को 3 और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को 8 सीटों पर जीत दर्ज हो सकती है। मतलब इंडिया गठबंधन को 20 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जुलाई में कराए गए सर्वे के अनुसार एनडीए को कुछ सीटें होने का अनुमान लगाया गया था। बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 48 सीटों में से 41 सीटें हासिल की थीं। हालांकि अब नुकसान हो रहा है और इंडिया को फायदा। इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल के अनुसार पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर वोट शेयरिंग की बात करें तो भाजपा को 18%, आप को 28%, अकाली दल को 19%, कांग्रेस को 25% और अन्य को 10% वोट मिल सकते हैं। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1, आप को 6, अकाली दल को 1 और कांग्रेस को 5 पर जीत दर्ज हो सकती है। हालांकि दिल्ली में बीजेपी 7 की 7 सीटें जीत रही है, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में एक भी सीट नहीं आने वाली है। वहीं हरियाणा में भी बीजेपी को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इंडिया टीवी और CNX के सर्वे में एक सवाल पूछा गया कि मुस्लिम किस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके नतीजे चौंकाने वाले रहे। 52% मुस्लिम राहुल को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं और सिर्फ 3% मुस्लिम चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में पीएम मोदी पीएम बने। इसके अलावा सर्वे में 6% लोगों ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चुना, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को 8% लोगों ने और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 14% लोगों ने चुना है। इसी सवाल पर अखिलेश यादव को 8% और ओबीसी को 5% लोगों ने चुना है। सर्वे के अनुसार 58% दलित चाहते हैं कि पीएम मोदी ही फिर से पीएम बने और 10% लोगों की पसंद मायावती नहीं है। वहीं राहुल गांधी को 20% लोगों ने चुना है। इसके अलावा ओबीसी के 64% लोगों ने कहा कि पीएम मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वहीं 15% ने राहुल गांधी को, 5% ने अखिलेश यादव को, 3% ने नीतीश कुमार को और इतने ही लोगों ने अरविंद केजरीवाल को भी चुना है। हालांकि कांग्रेस लगातार ओबीसी को लेकर मुद्दा उठा रही है। अगर वो इस बात को जमीन तक पहुंचा पाई तो आंकड़े उलट भी हो सकते हैं। इसके अलावा दलितों को भी लुभाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। वो यूपी में दलित गौरव संवाद भी कर रही है, जिसके जरिए वो दलितों को जोड़ सके। कुल मिलाकर अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है, इसको लेकर अब तक जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं उनके मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है। अब तक 5 ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच बेहद नजदीकी मुकाबला होने का अनुमान लगाया गया है। अगर इन 5 ओपिनियन पोल के एवरेज को निकाला जाए, यानी पोल ऑफ पोल्स, तो उसके मुताबिक कांग्रेस को 109 से 119 सीटें मिलने की संभावना बनती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 107 से 116 सीटें जाने की संभावना है। यानी मात्र 2-3 सीटों का अंतर फिलहाल इस पोल ऑफ पोल्स में बनता हुआ नजर आ रहा है। बता दें इंडिया टीवी ETG के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 102 से 110 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 118 से 128 सीटें जीत सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत के ओपिनियन पोल में भी बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने की संभावना है। IBC 24 के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 110 से 120 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 101 से 110 सीटें आने की संभावना जताई गई है। वहीं ABP न्यूज़ सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 106 से 118 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, तो वहीं कांग्रेस को 108 से 120 सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। UAPA को लागू करते हुए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की FIR में कहा गया है कि न्यूज क्लिक ने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने की साजिश रची और किसानों के विरोध को लंबा खींचकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने की साजिश रची। इसके अलावा जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से नहीं के रूप में दिखाने का प्रयास, कोविड के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई को बदनाम करना, किसानों के आंदोलन की फाइनेंसिंग और Xiaomi और Vivo जैसी चीनी टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ कानूनी मामलों का जोरदार बचाव करना शामिल है। ये दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा न्यूज क्लिक के संस्थापक संपादक प्रबीर प्रोकास्ट के खिलाफ अपनी FIR में विस्तृत आरोपों में से एक हैं। प्रोकास्ट के अलावा FIR अधिकार कार्यकर्ता गौतम नौलखा,
जो एल्गर परिषद माओवादी लिंक मामले में घर में नजरबंद हैं और अमेरिका स्थित व्यवसायी नेविल रॉय सिंघम के खिलाफ भी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रत्याशियों को टिकट बांटने में पायलट की भूमिका को लेकर गहलोत ने कहा कि पायलट अब हाईकमान हो गए हैं, मैं उन्हें क्या कह सकता हूं, मैं उन्हें कुछ कहने वाला कौन होता हूं, उन्हें तो कांग्रेस अध्यक्ष ही कह सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने एक मीडिया संस्थान के चुनावी कार्यक्रम में बोलते हुए ये बात कही। गहलोत ने कहा, पायलट पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आए हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेंबर होना बड़ी बात है, उनके टिकट हाईकमान तय करेंगे। गजा की तरफ से इजराइल पर किए अचानक हमले में दर्जनों चरमपंथी गजा पट्टी से इजराइल में घुस गए हैं। इसके बाद समूचे इजराइल में चेतावनी जारी की गई है और सीमावर्ती इलाकों में लोगों से घरों के भीतर रहने को कहा गया है। फलस्तीनी लड़ाकों ने गजा पट्टी से इजराइल की तरफ रॉकेट भी दागे हैं। हमास ने 20 मिनट के भीतर 5000 रॉकेट दागने का दावा किया है। हमास के प्रमुख मोहम्मद दाइफ ने इन हमलों के बाद एक बयान में कहा है, हमने ये ऐलान करते किया है कि अब बहुत हो चुका है। हमास ने इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया है। दाइफ ने कहा कि हम दुश्मन को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। इजरायली कब्जाधारियों ने हमारे नागरिकों के खिलाफ सैकड़ों नरसंहार किए हैं। कब्जाधारियों की वजह से इस साल सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं और घायल हुए हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि गजा पट्टी की तरफ से कई लड़ाके इजराइल में घुस गए हैं। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि गजा पट्टी के आसपास के लोगों से अपने घरों के भीतर रहने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में IDF ने कहा कि शनिवार को छुट्टी के दिन समूचे इजराइल में लोग सायरनों की आवाज़ सुनते हुए जागे हैं और हमास आज सुबह से गजा से रॉकेट दाग रहा है। IDF ने कहा कि हम अपनी रक्षा करेंगे। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा प्रमुख की आपात बैठक बुलाई है। शुक्रवार को ईरान की जेल में बंद कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने की घोषणा के बाद ईरान के मीडिया ने उनकी आलोचना की है। समाचार एजेंसी और रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी मीडिया ने मोहम्मदी पर आतंकी समूहों के साथ मिलकर काम करने और ईरान विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। बता दें, 51 वर्षीय पत्रकार और कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी ने बीते 2 दशकों में अधिकतर समय अलग अलग आरोपों के तहत जेल में बिताया है। उन पर सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के भी आरोप हैं। पिछली बार उन्हें नवंबर 2021 में जेल में डाला गया था। भारतीय दल से जैसी उम्मीद थी, उसने शनिवार को चीन के ग्वांगझू में हो रहे एशियाई खेलों में आधिकारिक तौर पर 100 पदक पाने का आंकड़ा छू लिया है। इसका अंदाजा शुक्रवार को ही हो गया था जब भारत 95 पदकों पर जा चुका था। कंपाउंड तीरंदाजी में 3, कबड्डी में 2, बैडमिंटन में 1 और पुरुष क्रिकेट में 1 पदक पहले से ही पक्के थे। शनिवार 7 अक्टूबर को जो हांगझू में भारतीय एथलीटों के इवेंट का अंतिम दिन है, भारत ने तीरंदाजी में 4 और पदक जोड़े, जबकि फाइनल में महिला कबड्डी टीम के गोल्ड ने आधिकारिक तौर पर भारत को 100 पदक के आंकड़े तक पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एशियन गेम्स में 100 मेडल जीतने पर भारतीय दल को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। उन्होंने लिखा, भारत के लोग रोमांचित हैं कि हमें 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि को हासिल कर लिया है। मैं अपने एथलीटों को बधाई देता हूं जिनके प्रयासों से भारत इस मील के पत्थर को पार कर सका है। हमारे एथलीटों के हर प्रदर्शन ने इतिहास बनाया है और हमारे सीनों को गर्व से चौड़ा कर दिया है। मैं 10 अक्टूबर को हमारे एशियाई दल की मेज़बानी करने और एथलीटों के साथ वार्ता करने के लिए तैयार हूं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।